Hello students, welcome to the exam counselor. I am Ikra, your sociology teacher. Today we are going to take lecture second of sociology. Our topic is social stratification. Lecture फर्स्ट में हमने सोसाइटी कंप्लीट कर लिया था. तो सोसाइटी के बाद हमारे दो टॉपिक्स थे, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन. एक्चुअली वो सर ने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वो वहाँ से कर लेना. तो ताकि हमारा टाइम बच पाए इसलिए हम डायरेक्टली पार्ट सेकंड पे चलते हैं, यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट विच इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. एंड यस, समवन इन द कमेंट सेक्शन वाज आस्किंग फॉर पीडीएफ ऑफ लेक्चर फर्स्ट. तो मैं बता दूं कि हमने पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम पे. तो आपको हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं. वी विल प्रोवाइड यू विद ऑल द पीडीएफ्स ऑफ ऑल लेक्चर्स, ठीक है. एंड ऑल्सो देयर इज़ द लिंक ऑफ आर मोबाइल एप्लीकेशन द एग्ज़ाम काउंसलर. आप उसे भी इंस्टॉल करें, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कोर्सेज हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें, ठीक है. यू विल गेट बेनिफिटेड इंशाल्लाह. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. सो टुडेज टॉपिक इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, सो लेट अस सी. हम सोशल को रहने देते हैं, पहले हम देखते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन? The word stratification, it is derived from a Latin word strata, which means layers, तो strata किस चीज़ को बोलते हैं? layers को, है ना. तो stratification मतलब अगर किसी चीज़ की layering होती है, या फिर हम सिंपल टर्म से बोल सकते हैं रैंकिंग होती है, या फिर एक हायरार्की बनती है, उस चीज़ को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं. और हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. दैट मीन्स कि अगर एक सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है, अगर एक सोसाइटी में रैंकिंग हो रही है, एक हायरार्की बन रही है ना, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. अब आप बोलेंगे कि मैम सोसाइटी में कैसे स्ट्रैटिफिकेशन हो सकती है? तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि अगर हम देखें, अब छोड़िए एंशिएंट टाइम्स को, अगर हम प्रेजेंट देखें, अगर हम अपनी फैमिली देखें ना, क्या हमारी फैमिली में सब मेंबर्स सेम होते हैं? नहीं. अगर हम देखें तो सबसे ऊपर अगर हम देखें, पापा होते हैं ना, फादर होते हैं, फिर मदर होती है, फिर उसके बाद ब्रदर सिस्टर्स जो भी हो, है ना. तो ये किस बेस पे हम कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ, या तो एज हम बोल सकते हैं ना, एज के बेसिस पे कि पापा बड़े होते हैं तो सबसे पहले वो, उसके बाद मम्मा, उसके बाद फिर जो बच्चे होते हैं उसके हिसाब से, या फिर अगर सिबलिंग्स में कोई बड़ा हो तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा नीचे होते हैं छोटे वाले. तो ये हम किस बेस पे बोलते हैं? ऑन द बेस ऑफ एज बोलते हैं ना हम फैमिली में. या फिर अगर हम, आप छोड़िए फैमिली को, अगर हम अपने कॉलेज जाए या फिर अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी में जाए, वहाँ पर भी तो रैंकिंग होती है. कि अगर हम देखें टॉप पे कौन होता है? डीन होते हैं. उसके बाद हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, उसके बाद हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं ना. ऐसे ही चलता है ना. ये नहीं होता ना कि हर कोई सेम है, डीन भी सेम है, एसोसिएट प्रोफेसर सेम है, असिस्टेंट सब एक जैसे, नहीं. तो एक रैंकिंग है, एक हायरार्की है हमारी सोसाइटी में ना, इस टाइम पे भी है, हमें पता है. एक डीन होता है ऊपर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर. तो एक हायरार्की जो है ना वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है हमारे. तो इसी चीज़ को तो बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. लेकिन क्या है ना, ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये आज का नहीं है. ये जो ह्यूमन सोसाइटी है वो डिवाइड होती आ रही है फ्रॉम एंशिएंट टाइम. ये पहले से होता आ रहा है ना. ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये आज का नहीं है. हमारी जो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एंशिएंट टाइम से होती आ रही है, वेदर इट्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एज, प्रेस्टीज और कास्ट, व्हाटएवर, बट ये स्टार्टिंग से ही होती आ रही है, ठीक है. तो हम देखते हैं, बस वही सेम जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ बता रहा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़. कि क्या होता है ना, जहाँ पे भी एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली होती है ना. क्योंकि हर कोई, जब स्ट्रैटिफिकेशन होगी तो हर कोई इक्वल नहीं होगा, इनइक्वालिटीज़ आ जाती है एक सोसाइटी में, है ना. तो हम देखते हैं जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई है स्कॉलर्स ने. हम एक दो को देखेंगे, फिर बाद में आप चाहे तो सारी देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी. जैसे हम देखेंगे, ऑगबर्न और निमकॉफ क्या कहते हैं? ऑगबर्न और निमकॉफ कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. ये बोलते हैं कि वो प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को क्या करते हैं, हम रैंक करते हैं एक हायरार्की में. क्या करते हैं? रैंक एक हायरार्की में, उस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन.
या फिर जो लर्नबर्ग है, लर्नबर्ग बोलते हैं कि एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज़ वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी। ये बोलते हैं कि अगर एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है तो वो हमेशा मार्क होती है बाय इनइक्वालिटी, है ना। अगर एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी होगी, अगर एक रैंकिंग होगी, तो पता ही हमें रैंकिंग तभी होगी ना जब इनइक्वालिटीज़ होंगी। अगर हर कोई इक्वल होगा तो रैंकिंग नहीं होगी। तो एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी जो है वो मार्क होती है बाय इनइक्वालिटी, जहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग जो है वो लोअर लेडर पे होंगे, कुछ जो है वो हायर पे होंगे, है ना। तो और भी कुछ है डेफिनेशंस, आप बाद में पढ़ लेना इन्हें, बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रैटिफिकेशन का, दैट इज इट इज़ सोशल इन नेचर। इट इज़ सोशल। व्हाट यू मीन बाय सोशल इन नेचर? अगर हम देखें जो ह्यूमन बींग्स है ना, हम इंडिविजुअल्स, हम लोग फिजिकली अगर देखें, फिजिकली वी आर ऑल सेम, है ना। लाइक सबके पास एक नाक है, दो कान है ना, हर एक के पास इक्वली है ना, दो आर्म्स है, दो फीट है। तो हम सब अगर देखें बायोलॉजिकली या फिजिकली जो है ना, ऑल ह्यूमंस आर सेम। तो फिर इनइक्वालिटीज़ कहाँ पे पैदा हो रही है? इनइक्वालिटीज़ कहाँ पे पैदा हो रही है? हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा इंटेलेक्ट डिफरेंट है ना, या फिर हमारा माइंड डिफरेंट है, हमारी थिंकिंग डिफरेंट है ना, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो डिफरेंट है। और वो चीज़ जो है वो क्या करता है, उसकी वजह से जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है। अदरवाइज अगर हम देखें सारे ह्यूमन सेम है, बट ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है किस वजह से आ रही है? ये इंटेलेक्ट की वजह से आ रही है। तो दैट्स वाई वी से दैट this social stratification is social in nature. It's social, it is not physical in nature, it's just social in nature, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट सेज दैट इट परसिस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम, कि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये एंशियंट टाइम से परसिस्ट कर रही है, कि ये आज का नहीं है कि हमने आज ही बोला कि चलो अब हम आज रैंकिंग कर देंगे। हम जो कॉलेज में है हम सब इक्वल थे, हमने अचानक से बोल दिया कि नहीं नहीं आज से हम रैंकिंग करेंगे, एक हायर रैंक पे रहेगा, एक लोअर रैंक पे। नहीं, ये एंशियंट टाइम से होता आ रहा है। जब से ये दुनिया बनी तब से जो है ना एक हायरार्की बनती आ रही है, कि कोई सुपीरियर होता है वो अपर रैंक पे रहता है, तो कोई कमज़ोर है, वीक है, वो लोअर रैंक पे रह रहा है। तो ये एंशियंट टाइम से ही परसिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि अगर हम देखें जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, या फिर हम नहीं कहेंगे सिर्फ हमारी स्टेट में स्ट्रैटिफिकेशन है और बाकी कहीं पे नहीं है, हर कोई इक्वल है, नहीं। अगर हम देखें, अगर हम यूएसए देखें, अगर हम कोई और कंट्री देखें, अगर हम कोई भी कंट्री देखें, कोई भी प्लेस देखें, तो वहाँ पे भी तो स्ट्रैटिफिकेशन है ना। यूएसए में ऐसा नहीं कि वहाँ के कॉलेजेस में सब कोई बराबर ही है, वहाँ पे कोई अलग डीन नहीं, कोई अलग एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, वहाँ पे भी सेम ही है। अगर हम चाइना देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिलीज़ में हर एक बराबर है, बस कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, नहीं, वहाँ पे भी सेम है। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ना ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह है। बस ये हो सकता है कि अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, बट स्ट्रैटिफिकेशन इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। देन अ फोर्थ पॉइंट इज इट्स डाइवर्स, इट्स इन डाइवर्स फॉर्म। इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्स फॉर्म? डाइवर्स फॉर्म मीन्स कि अगर हम एंशियंट टाइम से देखें ना, एंशियंट टाइम में क्या था, जो आर्यंस थे, आर्यंस में क्या होता था, आर्यंस में स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होती थी, वहाँ पे 4 वर्ण सिस्टम था ना, 4 वर्ण सिस्टम था। उसके बरक्स अगर हम देखें जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स में क्या था, ग्रीक्स में 2 ही ग्रुप्स होते थे वहाँ पे, या तो फ्री मैन होते थे या तो स्लेव्स होते थे। कुछ लोग फ्री मैन थे, कुछ लोग स्लेव थे। तो क्या है कि ये डाइवर्स था, है ना, पहले भी डाइवर्स था, एंशियंट टाइम में भी डाइवर्स था, और अभी भी डाइवर्स। अभी डाइवर्स मतलब कि हमारी फैमिलीज़ में अलग से है। अगर हम देखें हमारी फैमिलीज़ में अलग सी स्ट्रैटिफिकेशन होती है। अगर हम बाहर जाए, अगर हम ट्रेडर्स में देखें अलग सी स्ट्रैटिफिकेशन होती है। इनफैक्ट अगर हम ऑक्यूपेशंस को देखें, अगर हम जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे भी सीनियर जूनियर, अगर हम अपने कॉलेजेस में देखें वहाँ पे भी स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो सिर्फ एक टाइप की स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, ये जो है ये डाइवर्स फॉर्म्स में है, ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, ठीक है। इनकम बेसिस पे हो सकती है, एज बेसिस पे हो सकती है, प्रेस्टीज बेसिस पे हो सकती है, किसी भी बेसिस पे हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हमने सिंपली समझा कि स्ट्रैटिफिकेशन होती क्या है। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन है ना ये 2 फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे, एक तो कास्ट सिस्टम और दूसरा क्लास सिस्टम। तो पहले हम कास्ट सिस्टम देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास सिस्टम देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज कास्ट सिस्टम।
तो जो कास्ट सिस्टम है ना, द वर्ड कास्ट, ये जो वर्ड कास्ट है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम अ स्पेनिश वर्ड। कहीं कहीं पे आप लोग पुर्तगीज वर्ड भी देखेंगे, तो दैट सेम एक्चुअली द वर्ड बिलोंग्स टू स्पेनिश लैंग्वेज एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू पुर्तगीज लैंग्वेज। ओके, तो इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बस याद रख लेना कि द वर्ड कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ स्पेनिश वर्ड और यू कैन से पुर्तगीज वर्ड ऑल्सो। Casta, which means breed, or lineage, which means breed or lineage. What do you mean by lineage? मतलब हमारी ancestry, जो हमारे ancestors से आई हो चीज़ें, है ना। तो ये जो वर्ड कास्ट है डिराइव हुआ है कैस्टा से, जिसका मतलब ही है lineage, ancestry, है ना। तो जो संस्कृत में है, संस्कृत में जो ये कास्ट है, कास्ट को बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण, विच मीन्स कलर। तो एक्चुअली क्या हुआ है ना, एंशियंट टाइम में जो इंडियन कास्ट सिस्टम है वो जो बेसिकली डिवाइड हुआ ही था ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो इसलिए जो है इंडियन कास्ट सिस्टम में जो कास्ट है उसको एक्चुअली बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। और एक पॉपुलर वर्ड है इंडिया में कास्ट के लिए, दैट इज जाति। आपने अक्सर सुना होगा, बोला जाता है ना कि फलाना जाति से है या फिस्ताना जाति से है, तो जाति वर्ड ही यूज़ होता है किसके लिए? कास्ट के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ है ना, इसका जो अगर हम देखें इंडिया में इसका ओरिजिन कैसे हुआ ये कास्ट सिस्टम का, तो कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है इंडिया में वो हुआ है फ्रॉम ऋग्वेदा। कहाँ से? फ्रॉम ऋग्वेदा। तो हमारे पास 4 वेद है, यू मस्ट बी नोइंग ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और समवेद। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में एक वर्स है पुरुषा सुक्ता वर्स। पुरुषा सुक्ता वर्स, पुरुषा सुक्ता वर्स में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि एक लिविंग एंटिटी, एक लिविंग एंटिटी थे पुरुषा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया और उनकी बॉडी से जो है ये 4 वर्ण आ गए इंडिया में। कितने? 4 वर्ण आ गए। कौन कौन सा वर्ण है इसमें? इसमें आता है ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। कौन कौन? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो क्या हुआ, माना जाता है कि ये जो पुरुषा थे इनके माउथ से जो है ब्राह्मण्स आ गए, माउथ से ब्राह्मण्स आ गए, और इनकी आर्म्स जो है वो क्षत्रियास, और इनके जो थाइज है वहाँ से वैश्यास, और इनकी फीट से आ गए शूद्रास। तो अगर हम इस चीज़ को देखें ना, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि इसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन ऑलरेडी हो रही है ना, इनइक्वालिटी हो रही है कि ब्राह्मण्स माउथ से आ गए, क्षत्रियास आर्म से, वैश्यास थाई से, और शूद्रास जो है वो फीट से, है ना। तो हम देखते हैं ये जो है, ये जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उसका एक फ्रेमवर्क है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि टॉप मोस्ट जो है, टॉप मोस्ट पे कौन है? ब्राह्मण्स है ना। जो प्रीस्ट्स हुआ करते थे, या हम बोल सकते हैं स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, प्रीस्ट्स, वो ब्राह्मण्स कहलाते थे और वो टॉप पोजीशन पे होते थे। और सेकंड जो होते थे वो थे क्षत्रियास। क्षत्रियास कौन थे? वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या रूलर्स। जैसे कि हमें पता है किंग की फैमिली जो होती है, जो किंग्स वगैरह होते, जो उनकी फैमिलीज होती थी, वो आते थे क्षत्रियास में, जो रूलर्स होते थे एक लैंड के, एक टेरिटरी के। तो उसके बाद कौन? उसके बाद आते थे वैश्यास। वैश्यास कौन थे? वैश्यास होते थे जो बेसिकली ट्रेड्समैन होते थे। आर्टिजन्स आ गए, मर्चेंट्स आ गए, ट्रेड्समैन आ गए, वो वैश्यास थे। और सबसे लास्ट में किन को रखा गया था? शूद्रास को। शूद्रास कौन थे? जो कॉमनर लोग थे, पीजेंट्स या सर्वेंट्स। तो क्या कहा जाता था ना उनके लिए, कि शूद्रास को कहा जाता था कि आपका काम है कि आपको सर्व करना है, आपको सर्व करना है ब्राह्मण्स को, क्षत्रियास को, वैश्यास को। तो उनको काफ़ी लोअर स्टेटस दिया जाता था कि आप काफ़ी लोअर स्टेटस पे है, तो आपको क्या करना है, आपका जो वर्ण है वो सबसे लोअर है, आपको सर्व करना है। जो बाकी वर्ण में जो बाकी होते थे, वैश्यास, क्षत्रियास, ब्राह्मण्स, आपको उनको सर्व करना है, क्योंकि आप लोअर कास्ट से हो, आप लोअर लेवल पे हो, ठीक है। तो बस वही सेम चीज़ यहाँ लिखी है कि ब्राह्मण्स टॉप पे होते थे, क्षत्रियास नेक्स्ट लेवल पे, फिर वैश्यास एंड लास्ट में शूद्रास, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, आपको ये सिस्टम जो है ना ये याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन। और हाँ, उसके बाद सबसे लोवेस्ट पे आते थे दलित्स। कौन? दलित्स, जिनको बोलते थे अनटचेबल्स। ये कौन होते थे? जो स्ट्रीट स्वीपर्स है या जो लैट्रिन क्लीनर्स होते थे ना, वो उनको दलित्स बोलते थे, कि इनको अनटचेबल्स होते थे ये लोग। इनके साथ क्या किया जाता था ना, कि अगर अनटचेबल्स है तो इनको अलाउड नहीं था कि ये बाकी वंश जो होता है ना, बाकी वंश के साथ ये लोग बैठ नहीं सकते, ये जो बाकी वर्ण है ये उनके साथ खा नहीं सकते, या फिर उनको इनका टच भी नहीं लगना चाहिए था। इनफैक्ट ये भी समझते थे कि अगर इनका शेडो है, इनका शेडो भी इनको पास नहीं करना चाहिए दलित्स का, ठीक है। तो इनको काफ़ी लोअर, शूद्रा से भी लोअर समझा जाता था, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अपर कौन है, लोअर कौन है, ठीक है। देन वी विल सी द ऑरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। कुछ थेरीज है
जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी है किस चीज़ को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके कि कहाँ से ओरिजिन हो गया, क्यों हो गया इंडिया में, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ थेरीज है हमारे पास। तो जो फर्स्ट थेरी है हमारे पास वो है पॉलिटिकल थेरी। पॉलिटिकल थेरी क्या बोलती है? पॉलिटिकल थेरी बोलती है कि ये जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है वो किसकी वजह से डेवलप हो गया, ड्यू टू ब्राह्मण्स की वजह से। ये जो ब्राह्मण्स थे ना इंडियो आर्यन कल्चर के, ये चाहते थे कि हमारी जो लैंड है, जो कंट्री है, या उस टाइम कंट्री तो नहीं बोल सकते थे हम, जो उस टाइम की टेरिटरी होती थी ना, तो ये चाहते थे ब्राह्मण्स कि हम लोग की सुपीरियॉरिटी रहे, क्योंकि ये रिलीजियस प्रीस्ट्स हुआ करते थे, तो जो भी ये लोग बोलते थे लोग मान लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सुपीरियॉरिटी के लिए क्या किया, इन्होंने लोगों को वर्ण सिस्टम बोला कि हाँ जी जो ब्राह्मण्स है वो टॉप है, शूद्रास बिल्कुल लोअर है। उससे क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण्स थे ना इनको टॉप पोजीशन मिल गई है ना। ये हमारी पॉलिटिकल थेरी बोलती है कि उस वजह से क्या हुआ, ब्राह्मण्स को टॉप पोजीशन मिल गई। जो अगर क्षत्रियास भी थे, जो रूलर्स थे, वो भी इनको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते थे, या फिर जो वैश्यास थे और फिर शूद्रास वगैरह सब लोग इनको क्या करते थे, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते थे। इनकी जो प्रेस्टीज थी वो सबसे ज़्यादा मानी जाती थी। तो ये जो पॉलिटिकल थेरी है ना, इन शॉर्ट यही बोलती है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये किन की वजह से आया, ब्राह्मण्स की वजह से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं जी जो ब्राह्मण्स है वो हर एक जगह पे रिलीजियस बुक्स में है, हर एक जगह पे यही है कि हम टॉप पोजीशन पे ब्राह्मण्स ही होते हैं, उसके बाद क्षत्रियास, उसके बाद वैश्यास। तो लोगों ने वो चीज़ मान ली, तो उस वजह से जो है कास्ट सिस्टम प्रिवेल हो गया, ठीक है। तो बेसिक आप याद रखेंगे पॉलिटिकल थियरी में क्या है कि ये जो ब्राह्मण्स का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था कि हम लोग ही टॉप पे रहने चाहिए, उस वजह से जो है पॉलिटिकल थियरी बोलती है कि कास्ट सिस्टम वजूद में आया, ठीक है। देन सेकंड थियरी इज ट्रेडिशनल थियरी। ट्रेडिशनल थियरी क्या बोलती है? ट्रेडिशनल थियरी बोलती है सेम जो हमने पहले पढ़ा कि ऋग्वेद में ऑलरेडी है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल थियरी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कास्ट सिस्टम जो है वो खुद ब्रह्मा ने क्रिएट किया। जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है ब्रह्मा, उसने इस कास्ट सिस्टम को क्रिएट किया है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि ऋग्वेद में इसका जिक्र है कि ब्राह्मण्स जो है वो पुरुषा के माउथ से आए हैं, क्षत्रियाज आर्म से, वैश्याज स्टमक से, एंड देन शूद्राज फीट से। कहीं पे आप देखेंगे स्टमक, और कहीं पे कुछ लिटरेचर पे वैश्याज का थाइस भी लिखा हुआ है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप बस याद रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ये बेसिकली ये बोलती है कि ऋग्वेद में इसका ऑलरेडी जिक्र है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, उसके बाद ही जो है कास्ट सिस्टम प्रिवेल हो गया इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि ये एक वर्ण सिस्टम को तो एक्सप्लेन करता है कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, लेकिन जो इंडिया में और बाकी या हिंदू सोसाइटी में जो और बाकी हज़ारों कास्ट हैं उनको ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है ना, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। देन कम्स द इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल थ्योरी। तो ये हमें पता है क्योंकि ये तो सिंपल है। ये किसने दी है? नेस्फील्ड। नेस्फील्ड क्या बोलते हैं? नेस्फील्ड बोलते हैं कि जो फंक्शन था या जो एक ऑक्यूपेशन हम बोलेंगे या फिर काम जो है ना, जो बेसिकली जो काम करते हैं, बोलता है जो वही बेसिक एक रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है? कास्ट सिस्टम के लिए। क्योंकि अगर हम आज भी देखेंगे या फिर अगर हम देखें एंशियंट टाइम्स में, जैसे कि लोहार है, सोनार है, चमार है, तो अगर हम देखें लोहार की जो फैमिली होती थी ना, अगर लोहार फादर है तो उसका सन जो है वो भी लोहार ही बनता था, उसका सन भी लोहार बनता था। सेम अगर सोनार है फादर तो उसका सन सोनार बनता था, फिर उसका सन भी सोनार ही बनता था। तो ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये बेसिकली डेवलप हुआ है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की वजह से, इंसान के ऑक्यूपेशन की वजह से। क्योंकि अब वो एक ही ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन करते थे, उस वजह से जो है अलग अलग कास्ट वजूद में आ गई, ठीक है। देन कम्स द इथनिक थ्योरी। जो है वो क्या बताती है कास्ट सिस्टम के बारे में? इथनिक थ्योरी बोलती है कि जब आर्यंस जो इंडिया में थे, जो नॉर्थ इंडिया में आर्यंस थे, तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे एक पॉलिटिकल सुपीरियॉरिटी लैंड के ऊपर। क्या चाहते थे? एक पॉलिटिकल सुपीरियॉरिटी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो भी लोग द्रविडियंस जैसे कि थे, साउथ इंडियन जो थे, उन्होंने बोला जो भी द्रविडियंस है वो लोअर कास्ट के। और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी कोई और ग्रुप होगा जिनका नेजल स्ट्रक्चर द्रविडियन से मिलता जुलता होगा, तो वो भी क्या माने जाएंगे? वो लोअर कास्ट माने जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जीएस गोडी, द कास्ट सिस्टम वॉज अ क्लेवर स्कीम। क्या थी? एक क्लेवर स्कीम थी किनकी? आर्यंस की, टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन इंडियन सोसाइटी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पहले से लोगों के दिमाग में डाल दिया कि हम आर्यंस जो है हम काफ़ी सुपीरियर है, हमारी रेस सुपीरियर है, हमारा लीनिएज जो है वो काफ़ी सुपीरियर है, और जो द्रविडियंस है वो क्या है? वो सुपीरियर नहीं है, वो इन्फीरियर है काफ़ी हमसे। और फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो भी और ग्रुप्स होंगे जिनका नेजल स्ट्रक्चर द्रविडियंस को रिजेंबल करेगा, वो सारे क्या होंगे? वो लोअर कास्ट से माने जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरीज आ गई जो हमने देखी। ट्रेडिशनल थ्योरी हमने देखी, एथनिक थ्योरी देखी, इकोनॉमिक या ऑक्यूपेशनल थ्योरी, और हमने देखी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है।
देन कम्स द फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम. फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम. तो हम देखेंगे ये जो फीचर्स है इंडियन कास्ट सिस्टम की किसने दी है. ये दी है जीएस गौरिया ने. किसने? जीएस गौरिया. इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव गौरिया. गोविंद सदाशिव गौरिया आप याद रखेंगे. तो इन्होंने अपनी 2 बुक्स दी हुई थी. एक कास्ट एंड क्लासेस इन इंडिया जो 1950 से 1956 तक इन्होंने लिखी थी, और दूसरी कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया जो 1970 में इन्होंने लिखी थी. आपको याद रखना पड़ेगा जीएस गौरिया, और इनकी 2 बुक्स के नाम भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे. कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया. तो इन्होंने इन्हीं 2 बुक्स में क्या किया, फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम दिए. तो पहला फीचर क्या है? पहला फीचर बोलता है कि जो कास्ट सिस्टम है ये हायरार्कल है. क्या है? हायरार्कल. तो हायरार्कल, व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्कल? हाँ जी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कुछ टॉप पे होते हैं, कुछ लोअर होते हैं. तो इसमें जो बेसिकली हमने क्या एक्सप्लेन किया है, वर्ण सिस्टम, क्योंकि इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में फीचर्स बता रहा है. तो इसमें क्या होता था, इसमें जो ब्राह्मण्स है वो टॉप पे थे, उसके बाद फॉलोड बाय क्षत्रियाज, देन वैश्याज एंड देन शूद्राज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. और सर्टन कम्युनिटीज़ लाइक अनटचेबल्स भी थे, जो मैंने आपको कहा दलित्स अनटचेबल्स थे, जो बिल्कुल क्या माने जाते थे, आउटकास्ट, जो बिल्कुल बाहर थे, वो आउटसाइड थे इस स्ट्रक्चर के, वो इस स्ट्रक्चर में माने भी नहीं जाते थे, वो इतना लोअर उनको स्टेटस मिलता था सोसाइटी में. ठीक है. दूसरा फीचर ये बोलते हैं कि जो इंडियन कास्ट है वो क्या है, वो हेरिडिटी है ना. हेरिडिटी है. हेरिडिटी मतलब कि जो कास्ट है ना वो डिटरमाइन होती है एट बर्थ, कि अगर कोई किसी कास्ट में पैदा होता है तो वो उसी कास्ट में रहेगा, और अगर उसके जो बच्चे होंगे वो भी सेम कास्ट के होंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो भी सेम कास्ट के ही होंगे. ये जो है ना, ये लाइफ टाइम है. क्या है? एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है कि जब इंसान किसी जाति में बॉर्न होता है तो वो उसी जाति में रहता है, और उसकी आने वाली जनरेशन्स भी उसी कास्ट में रहती है. दैट्स वाई इट इज़ हेरिडिटरी. ठीक है. देन कम्स ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल थ्योरी. ऑक्यूपेशनल थ्योरी मतलब कि एक फीचर जो इंडियन कास्ट सिस्टम का है वो ऑक्यूपेशनल है. ऑक्यूपेशनल मतलब बोलते हैं कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं ना जो प्रिस्क्राइब किए गए थे कुछ कास्ट के लिए. हालांकि अभी तो हम नहीं कह सकते, बट एंशिएंट टाइम में क्या था, जब इंडियन जो कास्ट सिस्टम आया था तब वो ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन भी था, कि अगर कोई लोहार है तो उनके जो बच्चे वो लोहार ही बनेंगे, उसका सन, फिर उसका जो सन होगा वो भी लोहार बनेगा, उसका जो सन है वो भी लोहार बनेगा, या ऐसे ही सोनार है, या फिर हमने देखा था अभी चमार है, वॉट जो भी ऑक्यूपेशन होता था. तो जो या फिर इनफैक्ट किंग, अगर किंग था तो, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि रिपब्लिक नहीं था, डेमोक्रेटिक नहीं था, तो अगर किंग था तो क्या होता था, हेरिडिटरी था उसका भी, कि उसका बेटा चाहे वो एबल हो या ना हो, अगर वो अनेबल भी होता था तब भी उसी को किंग बनाते थे, फिर उसका बेटा, ऐसे करके कास्ट जो है वो ऑक्यूपेशन से भी डिटरमाइन होती थी. तो उसके बाद क्या था, बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस और इंटरडाइनिंग एंड इंटरमैरिज. क्या होता था कि रिस्ट्रिक्शंस थी. अगर एक वर्ण है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरडाइनिंग एंड इंटरमैरिज, तो क्या होता है ना, जो वर्न्स होते हैं, अलग अलग वर्न्स के जो लोग थे ना, वर्नास के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, वो आपस में खाने के लिए नहीं बैठ सकते थे, और वो आपस में मैरिज भी नहीं कर सकते थे. ऐसा नहीं था कि अगर कोई क्षत्रिय है वो किसी शूद्रा के साथ शादी नहीं कर सकता था, या फिर अगर कोई शूद्रा है वो किसी वैश्य के साथ शादी नहीं कर सकता था, ना ही वो आपस में बैठ के खा सकते थे. वो क्या करते थे, वो सिर्फ आपस में ही शादियां करते थे. इंट्रा मैरिज होती थी उनमें, इंटर मैरिजेस नहीं होती थी. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज प्योरिटी पोल्यूशन. प्योरिटी पोल्यूशन कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट जो प्योरिटी पोल्यूशन का है ना, ये किस लिए लाया था इन्होंने, कि कास्ट को आपस में सेग्रीगेट ना करे, जो कास्ट है ना वो आपस में मिलनी नहीं चाहिए. उस वजह से जो है प्योरिटी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया गया. क्या बोलते थे कि जो लोअर कास्ट है उनका जो फिजिकल टच है ना, फिजिकल टच नहीं लगना चाहिए बड़े कास्ट को, जो अपर कास्ट है. तो उस वजह से जो है एक इनइक्वालिटी रखते थे, और ये बोलते थे कि अगर जो लाइक अपर कास्ट के लोग थे वो बोलते थे कि अगर लोअर कास्ट के लोगों का हमें टच लगेगा, या फिर अगर उनके साथ हम बैठे तो क्या होगा, हमारी जो कास्ट है वो पोल्यूट हो जाएगी, हमारी कास्ट जो है वो पोल्यूट हो जाएगी. उस वजह से क्या करते थे, इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया था प्योरिटी पोल्यूशन का, कि अगर हम दूर रहेंगे तो हमारी कास्ट प्योर रहेगी, अगर हम लोअर कास्ट के साथ मिलजुल के रहेंगे तो एक पोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज कास्ट प्रिविलेजेस. कास्ट प्रिविलेजेस का क्या मतलब है, कि जो अपर कास्ट होती है ना उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे. क्या मिलते थे? कुछ प्रिविलेजेस. अगर एक हायर कास्ट का इंसान है उसको रिलीजियस प्रिविलेजेस भी मिलते थे, कि अगर टेम्पल में जाना है तो उनको थोड़ी हायर पोजीशन मिलती थी, वो आराम से जा सकते थे, उनके लिए एक अलग दरवाज़ा होता था. और अगर कोई लोअर कास्ट का है
उनके लिए वो प्रिविलेजेस नहीं होते थे। या फिर बाकी डिफरेंट चीज़ों में भी कि अगर पानी होता था, अगर साफ़ पानी है किसी टेरिटरी में, वो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनको मिलेगा, और अगर थोड़ा पोल्यूटेड वाटर है वो किनको, लोअर कास्ट वालों को मिलेगा। तो जो कास्ट है ना उस वजह से इनको प्रिविलेजेस भी मिलती थी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ अनटचेबल्स। एक्सक्लूजन ऑफ अनटचेबल्स, अब जो बेचारे अनटचेबल्स है, जो सबसे लोवेस्ट माने जाते थे वहाँ पे, उनको टोटली एक्सक्लूड किया जाता था। क्या किया जाता था? उनको एक्सक्लूड, कि उनको किसी भी जो भी अगर किसी टेरिटरी में कुछ होता है, कुछ भी चाहे मेलाज हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर जहाँ से पानी पी रहे लोग, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता था। जो अनटचेबल्स थे उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता था, क्योंकि उनका जो स्टेटस था वो काफ़ी ज़्यादा लो माना जाता था। तो उनको लेबल किया जाता था एज अनटचेबल्स, और उनको बिल्कुल ही एक्सक्लूड किया जाता था हर एक सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस से, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इस बेसिस पे। तो ये जो थे हमने पढ़े क्या फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। इसके साथ जो हमारा जो कास्ट है ना वो हमारा फिनिश हो जाता है। अब हमारा रहता है क्लास सिस्टम, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ओके, वन मोर पॉइंट इज हेयर that when an individual is born into a particular caste, he or she remains to be a member of it forever. Every caste is determined by name. कि अगर कोई इंसान किसी कास्ट में पैदा होता है तो वो इंसान क्या करता है, वो हमेशा उसी कास्ट का मेंबर रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता अपनी कास्ट को। तो ये भी एक क्या है, एक फीचर था इंडियन कास्ट सिस्टम का, ठीक है। तो दिस एंड्स आवर लेक्चर। तो ओके, थैंक यू।